जय हिंद। वेलकम टू सीयूईटी कॉन्सेप्ट माइंड्स। तो आज हम सीयूईटी यूजी अपने पॉलिटिकल साइंस के लिए लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे और इसमें जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं आज तक उन सभी को कवर करेंगे। इससे क्या फायदा मिलेगा भाई? तो इससे पता चलेगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या रही है और हमें किस लेवल पे जाके इस चैप्टर की तैयारी करनी है। ठीक है, तो 2022 में जो इसमें क्वेश्चंस आए थे, देखो भाई, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। ठीक है, और इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 में। इंडियन नेशनल आर्मी, नैम, ताशकंद और नैम की लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन सी है, इसके बारे में पूछा गया था। 2023 में इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इसमें 4 क्वेश्चंस थे। अगेन आर्टिकल 51 से था, नैम से था, बांग्लादेश से था और पंचशील एग्रीमेंट से था। 2024 में इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इजी टू मॉडरेट था, जिसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, शिमला एग्रीमेंट और नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, 2025 में इसको इजी टू मॉडरेट रखा गया दोबारा और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आर्टिकल 51 से। अगेन एफ्रो एशियन यूनिटी के रिलेटेड जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके रिलेटेड एक पूछा गया था और एक 20 इयर्स ऑफ पीस ट्रीटी के बारे में ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो मॉडरेट रहा है मिनिमम ये। ठीक है, मॉडरेट मतलब हर साल आया है और डिफिकल्ट भी रहा है 2 साल। इस साल क्या रहेगा? तो इस साल अगेन इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट ही रहने वाला है पेपर। ठीक है भाई, क्यों? तो इसके ट्रेंड अगर देखोगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन अब वो सीयूईटी एनटीए जो भी है वो दूसरे चैप्टर से बनाने की कोशिश करेगा, इससे नहीं। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर में कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो इस सभी को हम कवर करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल हम आज इसका पीवाईक्यू देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। कई बार पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं, जैसे आर्टिकल 51 और नैम के क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर डिड द ब्रिटेन अटैक इजिप्ट ओवर द नेशनलाइजेशन ऑफ स्वेज कैनाल? ठीक है, स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर ब्रिटेन ने मिस्र पर किस वर्ष हमला किया था? तो डेट वाज द ईयर ऑफ 1956 मेरे भाई। ठीक है, और इंडिया ने इस हमले को बहुत कंडेम किया था, भर्त्सना की थी। ठीक है, इंडिया मतलब कुछ भी ग्लोबल इवेंट होता है तो हर कंट्री के तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जाती है रिगार्डिंग उसके, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग इंडिया ने कोई स्टेटमेंट दी होगी, बाकी अलग अलग कंट्रीज ने भी दी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग इंडिया ने कई सारी स्टेटमेंट दी, इसके अलावा कई सारे कंट्रीज ने स्टेटमेंट दी। हाल ही में 26 जनवरी को जो यूएस ईयू की प्रेसिडेंट आई हुई है इंडिया में, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया ने इसकी स्टेटमेंट निकाली थी एक 1956 में स्वेज कैनाल के लिए। ठीक है, इन 1955 द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच इंडोनेशियन सिटी? 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन इंडोनेशिया के किस शहर में हुआ? तो इसने आधा काम तो आसान कर दिया। बांडुंग में हुआ था ये सम्मेलन और इसी से हमारा क्या निकल के आया था? तो इससे नैम की उत्पत्ति होनी शुरू हुई थी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन आफ्टर एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस विथ द यूएसए इन? चीन ने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करने के बाद किस वर्ष अपनी राजनीतिक आर्थिक अलगाव नीति को समाप्त किया? तो 1972 में हुआ था भाई ये। यहां पे जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो उन्होंने आके चाइना को विजिट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? ठीक है, न्यूट्रलिटी, नॉन अलाइनमेंट, ऑपोजिशन टू मिलिट्री अलायंसेस एंड पंचशील। ठीक है भाई, तो देखो 1961 में जब नैम का फॉर्मेशन हुआ तो इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नैम। ठीक है, तो ये तो है हमारा, ये गुट निरपेक्षता और कुछ नहीं, नैम है भाई। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको बार बार गुट निरपेक्षता से रिलेटेड मान के चलो कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बार बार गुट निरपेक्षता आंदोलन नहीं लिखना। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख दोगे ऐसे गुट निरपेक्षता आंदोलन। ये मैं उसके रिलेटेड बता रहा हूं, अभी जो आपका एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड्स के। ठीक है, मान के चलो आपने लिख दिया तो उसके आगे आप ऐसे नाम लिख दो एक बार ब्रैकेट में, और नेक्स्ट टाइम से आप गुट निरपेक्षता आंदोलन के स्थान पे नाम का इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो हो गई उसकी बात। क्वेश्चन पे आते हैं अगर दोबारा। अपोजिशन टू मिलिट्री अलायंसेस, इंडिया ने हमेशा मिलिट्री अलायंसेस का विरोध किया था। ठीक है, इंडिया ना तो नाटो में शामिल हुआ था, जो कब बनी थी 1949 में, आई गेस
ठीक है। और वार्सा पैक्ट हुआ था एक वो 1955 में, तो इंडिया ने किसी को ज्वाइन नहीं किया था, तो अपोजिशन तो किया था इनसे, मिलिट्री जो भी अलायंसेस थी। पंचशील, तो पंचशील हमारा एक विशेषता है हमारी, हमने चाइना के साथ एक पंचशील एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ठीक है। इसमें 5 तरह की बातें की हुई है, मतलब हम एक दूसरे की क्षेत्रीय सीमा का सम्मान करेंगे, है ना, सॉवरेनिटी का सम्मान करेंगे। तो न्यूट्रलिटी, इंडिया इज नॉट अ न्यूट्रल कंट्री, ठीक है। तो अब कहोगे सर न्यूट्रल एंड नॉन अलाइनमेंट, तो न्यूट्रलिटी और नॉन अलाइनमेंट दो अलग अलग चीजें है भाई, ठीक है। न्यूट्रलिटी इज लाइक कि कोई कटे मरे मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं अपना साइड में खड़ा हूं। बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, कोई कहीं पे झगड़ा हो, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, यूक्रेन ने रशिया पे अटैक कर दिया, टेक इट एनीथिंग, ठीक है। रशिया ने क्रीमिया को कब्जा लिया 2014 में, तो न्यूट्रल कंट्री क्या करेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, साइलेंट रहेगा और एक कॉर्नर में बैठा रहेगा। जबकि नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक तत्व ये है कि कुछ भी अगर इवेंट होता है तो हम उसके बारे में कमेंट करेंगे, बजाय इसके कि हम किसी एक ब्लॉक में जाके शामिल हो जाए कि हाँ इसने सही किया या हाँ इसने गलत किया, बजाय इसके हम जो सही चीज होगी वो बोलेंगे। तो दैट वाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। कोल्ड वॉर के दौरान की बात है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सभी को पता है। तो उस टाइम पे दो ही चीजें होती थी, यूएसएसआर होता था, रशिया होता था, यूएसएसआर होता था, यूएसए होता था, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। Who was the foreign minister of the India in the first cabinet of Prime Minister जवाहरलाल नेहरू? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली सरकार में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो कोई और नहीं थे, वो स्वयं जवाहरलाल नेहरू ही थे। और इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसकी स्टील फ्रेम जो तैयार करी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार करी थी, ठीक है। इसमें 3 चीजें थी। कौन कौन सी 3 चीजें थी? तो हमें मतलब किसी अलाइनमेंट में शामिल नहीं होना है, हमारी जो क्षेत्रीय अखंडता है, इंटीग्रिटी जो है, उसको हमें बचाए रखना है और सोवरेनिटी को बचाए रखना है, ठीक है। इसी के साथ रैपिडली हमको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। तो ये 3-4 चीजें इनकी फॉरेन पॉलिसी का तत्व मानी जाती हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो आर्टिकल 51 जो है ये डीपीएफपी का, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, उसका लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 51। ये इंटरनेशनल पीस वगैरह को प्रमोट करता है, ठीक है। इसी के साथ ये जो जितने भी आर्टिकल हैं ये सारे रिलेटेड टू प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 52, 53, 54, ठीक है, ये रिलेटेड टू प्रेसिडेंट है। 51A हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1966, who proposed the 6-point program for the East Pakistan? 1966 में पूर्वी पाकिस्तान के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव किसने दिया था? तो ही वॉज शेख मुजीबुर रहमान जो थे, इन्होंने 1966 में ये कहा था कि यार जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको थोड़ी और ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश, ठीक है, तो उसको थोड़ी और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। रिगार्डिंग दैट उन्होंने 6 सूत्री जो प्रस्ताव है ये पेश किया था। और इसी के बाद फिर इनके प्रस्तावों को देखते हुए इन्होंने इलेक्शंस जीत भी लिए। तो वो वेस्ट पाकिस्तान यानी कि जो अभी का पाकिस्तान है, मेनलैंड पाकिस्तान था, उसको ये चीज पसंद नहीं आई कि शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश मतलब दैट टाइम ईस्ट पाकिस्तान से थे वो जीत गए। तो इस चक्कर में वहां पे काफी सारी हिंसा हुई। फिर इंडियन आर्मी ने इंटरवीन किया, इंडियन नेवी ने इंटरवीन किया, इंडियन एयरफोर्स ने इंटरवीन किया, और देन एक नया कंट्री उभरा, दैट वाज बांग्लादेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। विच कंट्री ज्वाइंट सार्क इन 2007? 2007 में कौन सा देश सार्क का सदस्य बना? अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना था 2007 में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है, ठीक। तो चाइना जो है ये दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई हुई थी आपको, शॉर्ट ट्रिक, कि किस तरह से याद करना है। ऑल्दो चाइना इज द पार्ट ऑफ एशिया बट इट इज द पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया, ठीक है। हम साउथ एशिया के पार्ट है, इंडिया है ना, ऑल्सो इंडिया। 8 कंट्रीज, 7 या 8 कंट्रीज हैं जो कौन सा दक्षिण एशिया में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये क्या करती है, तो भाई इसके 2-3 काम है, ये समझ लो कि मिलिट्री यूज के लिए परमाणु का जो भी प्रयोग है वो ना हो, और उसकी निगरानी ये करता है। इसके अलावा क्या करता है, तो ये पीसफुल यूज के लिए न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको प्रमोट करता है। क्यों, तो पावर के लिए, ठीक है, बिजली वगैरह के उत्पादन के लिए। आगे बढ़ते हैं। ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? द ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड इन ईयर 1966। ठीक है, 1966 में, इसलिए 1965 में हमारा क्या हुआ था, इंडो पाक वॉर हुई थी। ठीक है, इंडो पाक वॉर हुई थी, और उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ था ताशकंद में, जो प्रेजेंट टाइम उज्बेकिस्तान में है। एट दैट टाइम ये यूएसएसआर का पार्ट था। वहां पे हमारी तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे, और उनकी वहां पे डेथ हो गई थी। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जहर दे के डेथ हुई थी, बिकॉज उनका पूरा जो शरीर था वो इंडिया जब लाया गया था तो नीला पड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन एजेंसी CIA वगैरह की इन्वॉल्वमेंट रही होगी, मे बी, मे नॉट बी, ठीक है, हु नोज, बट दिस इज द ऑल ट्रूथ। मूविंग अहेड भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पंचशील वॉज साइंड बिटवीन विच टू कंट्रीज? पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? तो जैसे पहले बताया था 1950s में ये इंडिया और चाइना के बीच पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है भाई, और इसके बाद 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था। आगे बढ़ते हैं। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन द ईयर। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था। और कहां पे किया था? तो पोखरण राजस्थान में। ये पहला इंडिया का टेस्ट था जो न्यूक्लियर टेस्ट था। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आगे। द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज हेल्ड एट। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ? तो बेलग्रेड में हुआ था ये पहला शिखर सम्मेलन। ठीक है, आगे बढ़ो। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है यार, इसके लिए आपको पढ़ के याद भी करना पड़ेगा चीजों को, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख विवाद क्या है? विच इज द मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? टेररिज्म पाकिस्तान के साथ, नदी जल विवाद है, आर्थिक संबंध ठीक ठाक है, इन्फिल्ट्रेशन अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब का ये क्वेश्चन बना है तब नहीं थी इतनी ज्यादा। ठीक है, तो नदी जल विवाद जो है ये डिस्प्यूट का बहुत बड़ा कारण है दोनों के बीच में। तीस्ता, गंगा और इन नदियों के लिए वहां पे जो है जल विवाद बहुत ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज ओवर स्ट्रेटेजिक इश्यूज लाइक। भारत पाकिस्तान संघर्ष का प्रमुख रणनीतिक मुद्दा क्या है? तो प्राकृतिक गैस का आयात। देखो हमारी एक गैस पाइपलाइन है तापी, प्रपोज्ड है, अभी तक बनी नहीं है तापी पाइपलाइन जो है, और ये बन जाए तो इंडिया को भी बहुत फायदा होगा, पाकिस्तान को तो अथाह फायदा होगा यार इससे। इसमें क्या है, तुर्की है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया है। तुर्की में बहुत ज्यादा एक नेचुरल गैस जो है, प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है, तो वहां से एक डायरेक्ट पाइपलाइन आती है इंडिया में, पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट कर दिया यहाँ पे। अफगानिस्तान तक, ईरान तक भी ये बनी हुई है पाइपलाइन। अभी पाकिस्तान अगर मान जाता तो यार इसको किराए के पैसे मिल जाते, शायद देश चल जाता उससे इनका। तो देखो प्राकृतिक गैस का आयात एक चीज है, ठीक है, बट रणनीतिक मुद्दा नहीं है अभी ये, और उतना ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है, रोल ऑफ एक्सटर्नल पावर, बाहरी शक्तियों की भूमिका, इसको हटा दो, उतना प्रोमिनेंट मुद्दा नहीं है ये। परमानेंट सीट इन यूएनएससी, तो पाकिस्तान को कहां ही परमानेंट सीट मिल रही है। वर्ल्ड नोज द एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म इज पाकिस्तान, सो लेट इट बी। यूएनएससी में परमानेंट सीट कुछ मजबूत देशों को मिलती है जो संभाल सके उस चीज को, है ना। कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर नियंत्रण पे है, इसका एक प्रमुख रणनीतिक मुद्दा है, बिकॉज इसके ऊपर एक सक्सगम वैली है जिसको मतलब पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, और वो अब हमारा सिरदर्द बन के बैठा हुआ है। तो सियाचिन ग्लेशियर एक रणनीतिक मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। भारत की विदेश नीति में तिब्बत के मुद्दे को किसने प्रमुखता से उठाया था? हु हाइलाइटेड द तिब्बत इशू इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? तो सरदार पटेल जी ने उठाया था, बिल्कुल सरदार पटेल जी ने उठाया था। इन्होंने डिस्पाइट, देखो नेहरू को
आई डोंट नो, लोग क्रिटिसाइज करते हैं रिलेटेड कि भाई उन्होंने फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं बनाई या चाइना के साथ जो भी रिलेशनशिप थे, बट यार एट दैट टाइम हो सकता है वो चीज ठीक हो। सरदार पटेल जी ने पहले तो वर्बली बोला होगा ऑब्वियसली, बट जब नेहरू जी नहीं माने तो 1950 में इन्होंने एक लेटर लिखा था प्रॉपर टू प्रधानमंत्री नेहरू, ठीक है, और उनसे कहा था कि सर देखो तिब्बत का जो इशू है वहां पे है, इशू है, चाइना आज न कल उसको इन्वेड करने वाला है, सरदार पटेल ने ऐसा कहा था। बट एट दैट पॉइंट नेहरू जी को लगा कि नहीं, मतलब चाइना और हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। तो चलती रहती है यार, जियोपॉलिटिक्स है, चीजें बदलती रहती है। एक टाइम था ट्रम्प इंडिया का, जब पिछले टर्म में आया था ट्रम्प इंडिया का काफी सपोर्ट करता था, बट इन दिस टर्म इट इज नॉट हैपनिंग, है ना, इंडिया को अपोज कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है 50%। तो जियोपॉलिटिक्स है भाई, कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता है यहाँ पे, सभी के सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडुंग सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस संगठन की स्थापना हुई? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन वाली जो संगठन है इसकी स्थापना हुई। राइट नाउ इसमें कितने कंट्रीज है? तो 121 कंट्रीज है राइट नाउ। लास्ट कंट्री कौन था? तो साउथ सुडान। साउथ सुडान जो है ये इसका लास्ट कंट्री है, और ये अब की बार पूछा जा सकता है भाई क्वेश्चन, क्योंकि सुडान में अभी बहुत कुछ चल रहा है। वहां की एक जो आर्मी है साउथ सुडान में क्या हो रहा है, तो वहां की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो इंडियन आर्मी एंड बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, है ना, सीआईएसएफ, तो इस तरह से समझो इंडिया में हो नहीं रहा। तो साउथ सुडान में क्या हो रहा है, वहां की पैरामिलिट्री फोर्स और उनकी आर्मी के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयां हो रही है। इसके रिलेटेड मैं एक जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड एक वीडियो लेके आता हूँ। ये बहुत ही मतलब ऐसा इशू है जहां पे यूएसए और सऊदी, यूएई, इन सब की इन्वॉल्वमेंट बहुत खतरनाक है, और ये युद्ध ही इसीलिए हो रहा है, इसको फंड यूएई कर रहा है इस युद्ध को, ठीक है। और पीस कहाँ के लोग रहे हैं? तो साउथ सुडान के लोग पीस रहे हैं अभी इस युद्ध में। तो वर्तमान में 121 मेंबर है, लास्ट कंट्री साउथ सुडान है। लास्ट बैठक इसकी जनवरी 2024 में हुई थी, ठीक है, ये 19th इसकी समिट थी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। दलाई लामा भारत कब आए थे? 1959 में दलाई लामा जी भारत आए थे। इन्होंने इंडिया में असाइलम लिया था, और असाइलम इन्होंने, दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश में लिया था। और जब तिब्बत पे इन्वेड किया चाइना ने, तो तिब्बत के लोग इंडिया में असाइलम सीख किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट स्टेट में यार आपको तिब्बतन्स कैंप मिलेंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आपने मजनू का टीला सुना होगा, या धर्मशाला सुना होगा। हिमाचल में धर्मशाला इज द बिगेस्ट तिब्बतन कैंप इन द इंडिया, और ये वहीं पे दलाई लामा जो है तिब्बतन्स के जो धार्मिक गुरु है, रिलीजियस गुरु एंड पॉलिटिकल मेन जो भी है, वो दलाई लामा है, ठीक है। तो वो 1959 में इंडिया में आके उन्होंने असाइलम सीख किया था। असाइलम जैसे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आता है ना किसी देश में आउट ऑफ एनी इमरजेंसी, तो उसको असाइलम बोलते हैं। जैसे अभी शेख हसीना ने इंडिया में असाइलम लिया हुआ है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी? नेहरू के विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? संप्रभुता की रक्षा, बिल्कुल, सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करना, ठीक है। अमेरिका के साथ गठबंधन नहीं भाई, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करेगा? यहाँ पे ऑप्शन बी, टू फॉर्म अलायंस विथ यूएसए, ये ऑप्शन गलत हो गया ना हमारा, सही पूछा हुआ इसने। तो ऑप्शन बी देखो कहां पे है, उसको खोज के काट दो आप, ये रहा बी, काट दो, इसमें है बी, इसको काट दो, ठीक है। ए हमारा सही था, यहां पे ए है नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ए नहीं है। ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन जो ए है वो सही आ जाएगा, बट स्टिल विल लुक एट अदर ऑप्शंस आल्सो। क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और आर्थिक विकास, जी बिल्कुल, नेहरू की विदेश नीति का ये लक्ष्य था। सोवियत संघ के साथ गठबंधन, तो ये मतलब क्यों था ये मैं बताता हूं। नेहरू वॉज सोशलिस्ट लीडर, ठीक है, नेहरू समाजवादी नेता थे। और यूएसएसआर क्या था? वहां पे साम्यवाद, समाजवाद की अवधारणा चलती। साम्यवाद एक आगे का रूप होता है, समाजवाद था वहां पे यूएसएसआर में। तो इस वजह से नेहरू की और यूएसएसआर की जो अलाइनमेंट थी ना, वो बनती थी, इसीलिए उन्होंने अलायंस फॉर्म किया था, काइंड ऑफ अलायंस फॉर्म किया था, ठीक है। तो ए सी डी इसका सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो
थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही। होप सो आपको सभी PYQ समझ में आए होंगे और किस लेवल पे डिफिकल्टी जाने वाली है इस पेपर की वो भी समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अच्छे से तैयारी करते रहो। आपके बोर्ड्स के एग्जाम है उसके लिए भी प्रिपेयर करते रहो। GAT का जो भी सिलेबस है उसको भी धीरे धीरे देखते रहो, बिकॉज GAT में अगर नंबर कम हुए तो ओवरऑल आपकी परसेंटेज गिरेगी, नंबर गिरेंगे और फिर एडमिशन लेने में समस्याएं होंगी। अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, हो सकता है थोड़े से एवरेज कॉलेज मिल जाए। ठीक है, लेकिन भाई एवरेज कॉलेज में जाना नहीं, अच्छे कॉलेज में जाना। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करते रहो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।